यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रेम एंड परफेक्ट साइंस। डिस्कस करेंगे आज चाइल्ड डेवलपमेंट। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार एंड राम राम, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विद। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, विकास अपेक्षाकृत क्रमबद्ध है। ऑप्शन नंबर 2, समय के साथ धीरे धीरे विकास होता है। ऑप्शन नंबर 3, सटीक और विकास की प्रकृति का निर्धारण जन्म के समय से ही होता है। अलग अलग दरों पर व्यक्तियों का विकास होता है। बताइए, ऑप्शन आप लोगों के सामने है, जल्दी से कमेंट कीजिए। विकास अपेक्षाकृत क्रमबद्ध है, गलत बात। समय के साथ धीरे धीरे विकास होता, गलत। सटीक तरीका और विकास की प्रकृति का निर्धारण जन्म के समय से ही होता है। यस बच्चा, यानी उसको प्रेडिकेट कर सकते हैं, हम अनुमान लगा सकते हैं बच्चा जन्म से ही क्या बनेगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के लिए केंद्रीय है? प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। क्या है प्रोग्रेसिव एजुकेशन? हर बच्चे की क्षमता और क्षमता में विश्वास, मानक निर्देश और मूल्यांकन, हम स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन असेसमेंट नहीं कर सकते, बाह्य प्रेरणा और समान मूल्यांकन पैरामीटर, यानी कि हम एक जैसे हम बच्चे को नहीं, समान पैरामीटर पर हम नहीं तौल सकते, नहीं कर सकते। पाठ्यपुस्तक केंद्रित नहीं, पाठ्यपुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड। बच्चा केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कितना होगा बताइए? हर बच्चे की क्षमता और क्षमता में विश्वास, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट, एक समावेशी कक्षा में सहकारी शिक्षण और सहकर्मी शिक्षण डैश है। सक्रिय रूप से हतोत्साहित किया जाना चाहिए, हतोत्साहित नहीं कर सकते बच्चे को, कभी कभी इस्तेमाल किया जाना चाहिए, हम बच्चे को इस्तेमाल नहीं कर सकते, उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, उपयोग नहीं कर सकते। तो बच गया क्या? डी बच गया, यानी कि समान रूप से बढ़ावा दिया जाना चाहिए, सक्रिय रूप से बढ़ावा देना चाहिए, सक्रिय रूप से हम भाग देना चाहिए। बच्चे में सक्रिय रूप से कैसे विकास होता है? देखिए, एक ग्रुप में एक बच्चा इसको प्रमोट करेगा और इसको ये हेल्प करेगा, तो इस तरह से एक दूसरे के प्रमोट से बच्चा आगे बढ़ता है, एक दूसरे के हेल्प से आगे बढ़ता है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। ऑप्शन अब 4 का क्वेश्चन है, किसी समस्या के मूल और भिन्न साधनों के साथ आने की क्षमता का प्राथमिक विशेषता है, क्या होनी चाहिए? बाधित बच्चे नहीं, बाधित बच्चे नहीं होनी चाहिए। रचनात्मक बच्चे हो सकता है, सीखने की अक्षमताएं वाले बच्चे नहीं, डाइवर्जेंट, अहम केंद्रित नहीं, ये है अहम केंद्रित नहीं होनी चाहिए। यानी हम कह सकते हैं मूल और भिन्न साधनों के साथ आने वाली क्षमता एक प्राथमिक विशेषता है। यह दे ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट दिया हुआ है, ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब हो जाता है बच्चा जब एक ही जगह से जब नए नए दिशा में नए नए तरफ जब सोचे तो उसको डाइवर्जेंट बोलते हैं, डाइवर्जेंट। तो ये किस तरह का बच्चा डाइवर्जेंट सोच रखेगा?
रचनात्मक बच्चे। देखिए, बच्चे में पियाजे ने 4 विकास की अवस्थाएं दी है। पहला है, यानी उसको हम 4 तरह FFOE कह सकते हैं। FFOE कह सकते हैं। FFOE यानी पहला है फ्लेक्सिबिलिटी। दूसरा हम कह सकते हैं इसको नंबर ऑफ आइडिया। ओ से ओरिजिनलिटी, मतलब मौलिकता होनी चाहिए। ई फॉर इलेबोरेशन होनी चाहिए। तो बच्चे में किस तरह का फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, कक्षा में लचीलापन होना चाहिए, बच्चे में लचीलापन होनी चाहिए। तो इसका किस तरह के बच्चे में लचीलापन आएगा? तो ऑप्शन नंबर बी रचनात्मक। तो ऑप्शन नंबर बी रचनात्मक बच्चे में फ्लेक्सिबिलिटी होगी, ओरिजिनलिटी यानी कि मौलिकता रहेगी, और रचनात्मक विकास होगा। आउट ऑफ द बॉक्सिंग, इन्हीं को कहा जाता है आउट ऑफ द बॉक्सिंग, मतलब बाहरी सोच वाले जो नए नए खिलौने को तोड़ करके नए नए रूप देते हैं, इस तरह के बच्चे को। निम्नलिखित में से कौन से सीखने की सार्थक सुविधा का परिणाम नहीं है? दोहरा और याद करने को बढ़ावा देना, मीनिंगफुल फैसिलिटेशन लर्निंग, यानी कि जो अच्छा है उनको रखेंगे। इसमें परिणाम सुविधा, सार्थक सुविधा वाले क्या सार्थक नहीं है? दोहराओ, हम बार बार रिवीजन करके किसी चीज को हम याद नहीं करा सकते। उदाहरणों और गैर उदाहरण का प्रयोग करके, हाँ, हम इसके लिए हम बता सकते हैं। समस्या को देखने के कई तरीके को प्रोत्साहित करना, कई तरीके से ये कर सकते हैं। नए नए ज्ञान को पहले से मौजूद ज्ञान से जोड़ना, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। तो इसका आंसर कितना नंबर? आंसर ए नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि इसमें उदाहरणों और गैर उदाहरणों का उपयोग, इसको हम कह सकते हैं। देखिए, उदाहरणों और गैर उदाहरण, हम इसमें कह सकते हैं एग्जाम्पल और गैर एग्जाम्पल किस तरह से होगा। जैसे कि बच्चे में एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से हम सिमिलर चीज का एग्जाम्पल दे सकते हैं, और नॉन एग्जाम्पल से हम डिफरेंट एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे हम सर्कल के बारे में दे रहे हैं, तो ये एक सर्कल है। जैसे हम बता देंगे तो ये एक ट्रायंगुलर है, तो ये गैर एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरह से उदाहरण और गैर उदाहरणों का उपयोग करके हम बच्चे को बता सकते हैं। तो इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। बच्चे में हम लोग रिपीटेशन नहीं कर सकते हैं, किसी चीज को पढ़ा करके, रिपीट करके, बार बार उसको याद करवा के नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 6 नंबर, प्राथमिक कक्षा में शिक्षक चाहिए, केवल गैर उदाहरण दे? नहीं, उदाहरण और गैर उदाहरण देते हैं, ठीक है, होनी चाहिए। कोई उदाहरण और गैर उदाहरण नहीं देते, नहीं होनी चाहिए, ये भी गलत। केवल उदाहरण दे, गलत। केवल उदाहरण देते हैं, ये भी गलत। तो उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों तरह से हम बच्चे को बता सकते हैं। इसमें बच्चे अहं केंद्रिता, यानी कि अपने में सोच सकता है बच्चा प्राथमिक कक्षा में। तो
बी नंबर, गिव द बोथ एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल। जैसे कि हम पिछले बताए, एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल। नॉन एग्जाम्पल के थ्रू कैसे बताते हैं? नॉन एग्जाम्पल तो जैसे हम इससे सिमिलर, इसी के जैसे हम एग्जाम्पल देंगे तो ये सिमिलर कहलाएगा। नॉन एग्जाम्पल का डिफरेंट, जैसे कि पीछे बताएं, डिफरेंट होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग बच्चे में उदाहरण गैर उदाहरण से हम लोग करते हैं, उदाहरण देते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चे में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? अर्थ निर्माण को बढ़ावा, देखिए बच्चे में सूचना का प्रसारण, ट्रांसमिशन और इंफॉर्मेशन, इसके द्वारा नहीं होगा। दंडात्मक कर ही नहीं सकते। वर्ग के यूनिफॉर्म से बढ़ावा नहीं हो सकता। अन्वेषण और चर्चा, हाँ ये होगा। यानी कि बच्चे में डिस्कशन पर जोर देना चाहिए। डिस्कशन पर जोर देना चाहिए। डिस्कशन पर जोर देकर अन्वेषण और चर्चा कर कर ही बच्चा आगे बढ़ता है। नेक्स्ट है, रचनावादी फ्रेम में बच्चे को भिन्न रूप से देखा जाता है। दीजिए आंसर। तबला रासा या कोरी स्लेट, उसका जीवन पूरी तरह से अनुभव द्वारा आकार में है। एक निष्क्रिय प्राणी जिसे कंडीशनिंग के माध्यम से किसी भी रूप में आकार और ढाला जा सकता है। एक समस्या समानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषण। लघु वयस्क जो आकार, अनुभूति, भावनाओं जैसे पहलुओं में वयस्क से कम। बताइए। देखिए इसमें है रचनावादी फ्रेमवर्क। क्या है रचनावादी? क्या हो सकता? जो साइंटिफिक ढंग से क्या करे बच्चा? सोचे, क्रिएटिविटी हो। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। देखिए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर सी, ए प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें ये ध्यान में मत रखना है जो सबसे बड़ा ऑप्शन जो होगा वो होगा इसका आंसर, नहीं। इसका एक बार इंग्लिश पढ़ लीजिएगा। साइंटिफिक, देखिए रचनावादी फ्रेमवर्क। तो रचनावादी फ्रेमवर्क किस तरह का होगा? जो साइंटिफिक ढंग से सोचेगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो साइंटिफिक ढंग से ऑप्शन नंबर किस में? सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अपनी कक्षा में सहकारी शिक्षण का उपयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? अपनी कक्षा में सहकारी शिक्षण का उपयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्लास को छोड़ना और बच्चे को खुद काम करने देना। क्लास को छोड़ना और बच्चे को खुद काम करने देना। नहीं, क्लास को नहीं छोड़ सकते। क्लास छोड़ देंगे तो बच्चा कहेगा जो हम जो मन होगा करेंगे। ऑप्शन बी, प्रत्येक समूह का समर्थन और निगरानी करना। कहता है इज टू बी सपोर्टेटिव एंड मॉनिटर इज ग्रुप। उस ग्रुप का समर्थन करता है जिसके पास प्रतिभाशाली बच्चे हैं। नहीं होना चाहिए। एक मुख्य दर्शन बनना और बच्चे को वह करने दें जो वे करना चाहते हैं। ये कैसा कर सकते हैं? फिर ये तो बच्चे का मन हो जाएगा जो हम खेलेंगे ही, जो मन होगा करेंगे। तो ये नहीं होगा। क्लास को छोड़ना और जो मन में आए बच्चे को करना नहीं। प्रत्येक समूह का समर्थन और उस पर निगरानी करना। हम प्रत्येक को मॉनिटर कर सकते हैं, सपोर्टिव कर सकते हैं। जिसमें कमी है उसको देख सकते हैं, मॉनिटर करेंगे। जिसमें कमी होगा तो उसी को ना हम बताएंगे। तो इसमें
हम प्रत्येक समूह का समर्थन और निगरानी कर सकते हैं। जिसको कमी होगा उसको हम लोग इच सपोर्टेटिव एंड मॉनिटर इच चाइल्ड, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सी उस समूह का समर्थन करता है जिसके पास प्रतिभाशाली है। ये प्रतिभा जो तेज है उसको हम, जो काफ़ी इंटेलिजेंट है उसको कैसे हम हेल्प करें, जो ब्रिलियंट है काफ़ी टैलेंटेड है उनको समर्थन करना ये नहीं है। नेक्स्ट है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार मूल मानसिक क्षमताएं मुख्य रूप से उच्च संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदल जाती हैं। सामाजिक संपर्क, उत्तेजना, प्रतिक्रिया संघ, अनुकूल और संगठन, पुरस्कार और सजा। बच्चे में सामाजिक संपर्क होनी चाहिए। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार मूल मानसिक क्षमताएं मुख्य रूप से क्या होगा? बच्चे में मानसिक क्षमताएं और मुख्य रूप से उच्च संज्ञानात्मक प्रक्रिया कैसे होता है? कॉग्निटिव प्रोग्रेस, हायर कॉग्निटिव प्रोग्रेस। हाँ देखिए, हायर कॉग्निटिव प्रोग्रेस प्राइमरी लेवल पर कैसे होता है बच्चे में? जब सोशल इंटरेक्शन, बच्चे समाज में क्या करेगा? समाज के संपर्क में आएगा, सोशल इंटरेक्शन, समाज में इंटरेक्शन करेगा, तब वो जा करके उसका कॉग्निटिव प्रोग्रेस होगा। ये भी नहीं। अनुकरण और संगठन, ये भी नहीं। पुरस्कार और सजा, लेव वाइगोत्स्की का तो ऐसा है ही नहीं। पुरस्कार और सजा ये लॉरेंस कोहलबर्ग में चले जाएंगे, पुरस्कार और सजा की। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा? राइट आंसर इज बी, यानी कि सोशल इंटरेक्शन से बच्चा सीखता है। चलिए नेक्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक चरण की प्रमुख उपलब्धियों में से एक है मूर्त संक्रियात्मक। पियाजे की 4 अवस्थाएं। पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत की 4 अवस्थाएं दी है। पहला सिद्धांत है 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष संवेदी पेशीय कामक अवस्थाएं। दूसरा है 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, नहीं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसको नहीं बोलेंगे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व बाल्य अवस्था इसको बोल सकते हैं। तीसरा है 7 से 11 वर्ष ठोस संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसको हम लोग बाल्य अवस्था बोल सकते हैं, इसको हम लोग बाल्य अवस्था बोल सकते हैं। चौथा है 11 या 12 से 17 या 19 वर्ष अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था।